या फिर हमने फिर बीच में फिर वो जीएसटी जर्नल्स में जीएसटी कैसे जीएसटी की जर्नल्स कैसे कर। फिर उसके बाद बीआरएस के बाद डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन फिर ट्रायल बैलेंस और और फिर फाइनल उसके बाद अकाउंट। यस यस। सो ट्रायल पूरा, बैलेंस। यस, पूरा 11th कॉमर्स हमने जो पढ़ा है वो पूरा अकाउंटिंग बेसिक के बाद सिंगल ओनर का अकाउंटिंग हमने पढ़ा है। दैट इज अ प्रोप्राइटरशिप। यस और नो? हाँ कंपनी सर। फाइनल अकाउंट और वो सब किसका था? प्रोप्राइटरशिप फॉर्म का था। अब आप फोर 12th में आए हो तो 12th के अंदर कुछ अलग तो पढ़ना पड़ेगा आपको। अब 12th के अंदर हमें जो अलग पढ़ना है, तो प्रोप्राइटरशिप बिजनेस तो हमने पढ़ लिया। अब हमें बिजनेस को बड़ा बनाना है। तो बिजनेस बड़ा बनाने के लिए आप क्या करोगे? बिकॉज आप अकेले तो पूरा धंधा मैनेज नहीं कर सकते, तो आप अपने फ्रेंड को पार्टनर बना दोगे। तो इस बार 12th में हम क्या पढ़ेंगे? एक पार्टनरशिप और दूसरा कंपनी। कंपनी अकाउंट। बराबर, ये पूरा आपका पार्ट ए में आ जाएगा। और उसके बाद ये जो पढ़ा है ना, उसका हम क्या करेंगे? फाइनल अकाउंट्स। एनालिसिस करेंगे। जो हमें कहाँ पे आएगा? जो सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस है, तो पार्ट ए में आपको पार्टनरशिप और कंपनी अकाउंट पढ़ना है। और पार्ट बी में हम क्या करेंगे? ये जो पढ़ा है ना, उसका एनालिसिस करेंगे। क्लियर? हाँ। ओके। अब पार्टनरशिप और कंपनी अकाउंट, सबसे पहले तो प्रोप्राइटरशिप की बात करेंगे। तो प्रोप्राइटरशिप में सिंगल ओनर होता था। तो अकाउंट्स के बेसिक ऑब्जेक्ट क्या थे? एक, टू नो ट्रू एंड फेयर रिजल्ट, दैट इज प्रॉफिट और लॉस। और उसके लिए हम क्या बनाते थे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मीन्स ट्रेडिंग भी आ गया। ट्रेडिंग प्लस प्रॉफिट एंड लॉस। और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या था? टू नो पोजीशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। यस। और उसके लिए हम क्या बनाते थे? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट। बराबर, आपकी एसेट से लायबिलिटीज ज़्यादा है तो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी, अच्छी या बुरी? अगर एसेट्स ज्यादा हो तो अच्छी है, लाइबिलिटीज ज्यादा हो तो बुरी कम है। है फिर। बराबर। तो बैलेंस शीट में हमने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ा था। तो बिजनेस की एसेट में से जो आउटसाइडर का राइट है, लायबिलिटीज, वो माइनस करोगे तो बाकी जो बचा वो किसका होगा? ओनर का, जिसको हम कैपिटल कहते हैं। अब पार्टनरशिप के अंदर क्या हुआ कि जब आपने पार्टनरशिप पढ़ना शुरू किया, तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। जस्ट अ मिनट, हाँ, एक फोन आया है। हेलो। हाँ, वो 1 मिनट, थोड़ी देर में आपको करवाता हूँ। हाँ, 1 मिनट, आ गए आ गए आ गए, चालू रखिए। सो पार्टनरशिप में हम क्या करेंगे? मेजर क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट। कौन सा राइज आएगा? कि हमें जो प्रॉफिट या लॉस फाइंड किया है ना प्रोप्राइटरशिप का, उसको हमें क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है। और ये सारा पॉइंट आपके पार्टनरशिप के शुरुआत के चैप्टर में आ जाएगा। दैट इज इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। ये आप इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप में पढ़ोगे कि पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है। उसके बाद उसका फाइनल अकाउंट कैसे बनाना है। ये सारी चीज़ें इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप में आ जाएगी। चलो, पार्टनर से सपोज हर्ष है।
तो हर्ष, हर्षित और हेमाक्स ये तीनों पार्टनर के तौर पे बिजनेस कर रहे हैं। अब इन लॉन्ग रन पार्टनर्स के बीच में क्या होगा, थोड़ा बहुत तो डिस्प्यूट या ऐसा कुछ होगा ना। एक बंदा ज़्यादा काम कर रहा है, दूसरा कम काम कर रहा है, एक ने ज़्यादा पैसे दिए, दूसरे ने कम पैसे दिए, होगा या नहीं होगा? आवाज़ आ रही है ना हाँ मेरी? हाँ हाँ। हाँ, तो अब अगर ये डिस्प्यूट हुआ बट सभी पार्टनर कैसे थे, म्यूचुअली अंडरस्टैंड, एक दूसरे को समझ सके ऐसे थे, तो क्या किया उन्होंने, आपस में बातचीत करके ये पूरा मामला सुलझा लिया। तो क्या करेंगे वो लोग कि तीनों पार्टनर अपना प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो चेंज कर देंगे। ये भाई तू ज़्यादा काम कर रहा है ना, तुझे प्रॉफिट में से ज़्यादा हिस्सा मिलेगा, तूने ज़्यादा पैसे दिए है ना, तुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, ऐसे सब प्रोविजन मीन्स पार्टनरशिप डीड को चेंज कर देंगे। इसे हम क्या कहेंगे, ड्यू टू एनी रीज़न अगर पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो उसको हम क्या कहेंगे, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। क्लियर? अब पार्टनरशिप में जो पार्टनरशिप को रिकंस्ट्रक्ट की, आप अभी लिखना मत, हाँ। हाँ हाँ। हाँ, ये पूरा जो भी पढ़ाऊंगा ना मैं, वो लिखने के लिए आपको तुरंत भेज लूँगा, बराबर। बाद में आपको कॉपी करके समझ के मुझे व्हाट्सअप कर देना है। तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप, अब रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप होती है उसके बाद सपोज आप 3 लोग पार्टनर हो, तो आप चौथे पार्टनर को ऐड कब करोगे? अगर पैसे की ज़रूरत है, अगर कोई स्किल की ज़रूरत है, अगर कोई एम्प्लॉय को परमानेंटली पार्टनर बना देना है, ये सारे रीज़न से आप किसी को एज अ पार्टनर बना दोगे, तो वहाँ पे क्वेश्चन अराइज होगा एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। सर ने क्या किया, एक लाइन छोड़ दी ना बीच में, स्क्रीन विजिबल है ना? हाँ हाँ। तो मैंने ये एक लाइन क्यों छोड़ दी कि अगर मैं आपको मेरे बिजनेस में पार्टनर बनाता हूँ, सपोज मैंने 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करके 10 साल में ये बिजनेस डेवलप किया है, अब आप आके मुझे बोलोगे कि मैं भी 10,000 देता हूँ, आप मुझे अपना पार्टनर बना दो, आपके जितना ही प्रॉफिट शेयर मुझे दे दो, तो क्या मैं दूंगा? नहीं दूंगा ना। मैं क्या कहूँगा आपको कि भाई मेरे कैपिटल के तौर पे आप 10,000 दे रहे हो, चलो वो ठीक है, वो हम एक्सेप्ट करते हैं, बट अगर आपको यहाँ तक मेरी मेहनत का जो भी मुनाफा मैंने अर्न किया है उसके बदले में मुझको आपको एडिशनल पैसे देने होंगे, और वो एडिशनल पैसे आप क्यों दोगे मुझे? फॉर एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, और जिसको हम क्या कहेंगे, गुडविल। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ द पार्टनर, और लास्ट में डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो ये पूरा सिलेबस जो पार्टनरशिप का था, वहाँ पे पार्टनरशिप शुरू की और लास्ट में क्लोज कर दी। ये पूरा चीज़ें आपको कहाँ पे पढ़ना है, पार्ट 1 में। अब आपका पार्ट 2 जो आएगा वो पूरा किसका होगा, कंपनी अकाउंट का। अब पार्ट 2 में कंपनी की बात करेंगे तो कंपनी के ओनर कौन होते हैं? नहीं, क्या ओनर, वो शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स। तो सबसे पहला चैप्टर कौन सा पढ़ोगे आप, शेयर कैपिटल। अब कंपनी को लोन लेनी है बट बैंक के पास से नहीं लेनी है, तो कंपनी क्या करेगी, लोन किसके पास से लेगी, पब्लिक। पब्लिक के पास से। तो कंपनी पब्लिक के पास से जो लोन के तौर पे पैसा लेती है उसको हम क्या कहते हैं, डिबेंचर। दूसरा चैप्टर डिबेंचर। इश्यू एंड रिडम्पशन ऑफ
डिबेंचर्स। क्लियर। और तीसरा चैप्टर कंपनी फाइनल अकाउंट। ये तीन चैप्टर कंपनी के बेसिक अकाउंट हो गए। उसके बाद कंपनी का ही है, बट कौन सा पार्ट आएगा? एनालिसिस। एनालिसिस। और एनालिसिस के लिए आपको दो स्टेटमेंट सीखने हैं। एक कॉमन साइज स्टेटमेंट एंड कंपैरेटिव स्टेटमेंट। एक तो ये सीखना है, दूसरा है रेशियो एनालिसिस, एंड तीसरा है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो यहाँ पे आप पूरा क्या करोगे? कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट को एनालाइज करोगे। तो ये जो आप इतना करोगे तो यहाँ पे आपका पूरा सिलेबस कवर हो गया। इतनी चीज़ें आपको 12th के अंदर पढ़नी है। क्लियर। ओके सर। अब बात करेंगे गुडविल की। चलो, आप मुझे बताओ व्हाट इज गुडविल। गुडविल मतलब ये क्या बोलते हैं, मार्केट स्टैंडिंग ऑफ अ बिजनेस इन तो उसको रेप्यूटेशन रेप्यूटेशन ऑफ रेपुटेशन अ ऑफ द बिजनेस बोल सकते हैं। बराबर। रेप्यूटेशन ऑफ। अब रेप्यूटेशन तो है बट प्रॉफिट नहीं है, तो क्या गुडविल होगी बिजनेस की? हाँ। रेप्यूटेशन है बट प्रॉफिट नहीं है, और फ्यूचर में भी प्रॉफिट कमा सके ऐसी ताकत नहीं है, तो वो- रेप्यूटेशन कितनी भी अच्छी हो, क्या कोई बंदा ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा? नहीं हाँ। करता ना। तो गुडविल का जो बेसिक मीनिंग है वो है एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी। अगर किसी बिजनेस के पास ड्यू टू एनी रीजन एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी है तो उस बिजनेस के पास गुडविल है, हम ये बता सकते हैं। बराबर। एक एग्जांपल ले लेते हैं। दो बिजनेस है, दो प्रोविजन स्टोर है, मेसर्स एक्स कंपनी एंड मेसर्स वाई कंपनी। अब ये बिजनेस है ना, ये 10 years ओल्ड है और ये 6 month ओल्ड है। दोनों की लोकेलिटी सेम है। अगर एसेट की बात करेंगे तो ये जो शॉप है उसकी वैल्यू 50 लाख है, और वाई एंड कंपनी की जो शॉप है उसकी भी वैल्यू 50 लाख है। अगर बात करेंगे गुड्स की और अदर असेट गुड्स की, तो उसके पास 20 लाख का गुड्स मीन स्टॉक पड़ा है, और इसके पास भी 20 लाख का स्टॉक पड़ा है। कोई लायबिलिटी है नहीं, तो दोनों की टोटल वैल्यू कितनी हुई? 70 लाख। अब यहाँ पे हर्ष आया और हर्ष को कोई एक बिजनेस बाय करना है, तो हर्ष आप कौन सा बिजनेस बाय करोगे, एक्स वाला या वाई वाला? दोनों तो सेम है, तो अब इस पर प्रॉफिट देखेंगे किस में ज्यादा है। नहीं, अभी प्रॉफिट प्रॉफिट कुछ पता नहीं है, मैंने सिर्फ एक ही हिंट दी है। आप देख के बताओ आप कौन सा बिजनेस बाय करोगे। एक्स वाला। एक्स वाला। क्यों? ड्यू टू क्योंकि दिस फैक्टर। क्योंकि ड्यूरेशन वो 10 years तक चला है उसमें। यस। एक 10 साल जॉब पुराना होती बिजनेस है। है। तो ये जो मेसर सेक्स है वो आपको 70 लाख में ये बिजनेस नहीं सोल्ड करेंगे। वो बोलेंगे कि मुझे तो 90 लाख रुपीज चाहिए। तो ये जो एक्स्ट्रा 20 लाख रुपीज जिस इनटेंजिबल एसेट का है उसे हम क्या कहेंगे? गुडविल। पता चला?
तो गुडविल की डेफिनेशन क्या है? तो गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट which places an enterprise at an advantage to earn higher than normal profit। बराबर। तो सबसे पहले गुडविल क्या है? इंटेंजिबल एसेट जो बिजनेस को क्या कर देती है? एडवांटेज देती है टू अर्न हायर प्रॉफिट। इसे हम गुडविल कहेंगे। इज दैट क्लियर? पता चला? अब आपके पास बुक नहीं है अभी, तो मेरे पास एक्चुअली ये है, मतलब देखो सर, ये ये मटेरियल अवेलेबल है आपके पास? आप एक बार फोटो सेंड करके दिखा सकते हो, तो फिर मैं वो देख सकता हूँ कि कौन सा है, मतलब सेम ही है कि अलग है। चैप्टर 2 गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन, यही है। यही है ना? यही ओके। है ना, स्क्रीन पे भी दिख रहा है। हाँ बस वही है। ओके ओके। तो क्या लिखा है अंदर? तो सेकंड पैराग्राफ देखो, गुडविल इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट। क्या वर्ड आया? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर इनकम फ्यूचर ही नहीं। प्रॉफिट। अब प्रेजेंट वैल्यू क्या है? सपोज आपने बैंक के अंदर 100 रुपीज़ डिपॉजिट किया और बैंक आपको 7% इंटरेस्ट देती है, तो एक साल के बाद वो 100 का कितना हो जाएगा? 107। इट मीन्स एक साल के बाद जो 107 रुपये मिल रहे हैं उसकी अभी की वैल्यू क्या है? 100। तो गुडविल के लिए आप पैसा क्यों चुकाते हो? आपको फ्यूचर में प्रॉफिट मिलने वाला है। तो फ्यूचर में जो प्रॉफिट आपको मिलने वाला है आफ्टर डिस्काउंटिंग, उसकी अभी की जो वैल्यू है उसे हम क्या कहेंगे? गुडविल। क्लियर? ये पता चला? अब यहाँ पे गुडविल के इन कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं बुक के अंदर, मिले आपको? हम्म। तो पहला कैरेक्टर क्या है? इट इज़ एन इंटेंजिबल एसेट, इट डज नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस। सेकेंड, इट डज नॉट हैव एन एग्जिस्टेंस सेपरेट फ्रॉम द बिजनेस। कोई ऐसा बोलेगा ये मिस्टर एक्स है, हमने जो बिजनेस की बात की थी, तो ये मिस्टर एक्स ऐसा बोलेगा कि आप मुझे सिर्फ 20 लाख रुपए गुडविल के ले लो, मेरे मुझे दे दो, मैं आपको अपनी गुडविल दे देता हूँ, बिजनेस मुझे नहीं बेचना। तो ऐसा पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है नहीं। जब आप हाँ। बिजनेस खरीदते हो, पूरा प्रोविजन स्टोर बाय करते हो, तभी आपको उसकी गुडविल मिलती है। अदरवाइज आपको गुडविल अकेली मिलती नहीं है, तो उसका बिजनेस से सेपरेट एग्जिस्टेंस है नहीं। बराबर। अल्टीमेटली गुडविल से क्या होगा? तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स, वो हमें हेल्प करता है हायर प्रॉफिट अर्न करने में, हायर देन द नॉर्मल प्रॉफिट। क्लियर? हाँ इट कम्स इनटू द एग्जिस्टेंस ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स। तो यहाँ पे फैक्टर्स अफेक्टिंग द गुडविल। अब आप मुझे बताओ कौन कौन से फैक्टर गुडविल को इफेक्ट करते हैं? एक मैंने बता दिया, दैट इज अ ड्यूरेशन ऑफ द बिजनेस, बिजनेस कितना पुराना है। और कौन कौन से फैक्टर है? हाँ। गुडविल सर, ये एसेट्स, गुड्स। नहीं, गुडविल के लिए अगर बिजनेस का रेप्यूटेशन है तो उसके रेप्यूटेशन की वजह क्या है, रीजंस क्या है? आपको देखो पेज नंबर 2.3 पे 12 फैक्टर दिए हैं। तो मैनेजमेंट, लोकेशन। यस यस वही है। तो पहला है इफ़िशिएंट मैनेजमेंट। तो अगर मैनेजमेंट अच्छा है, उसकी कैपेबिलिटी अच्छी है, वो बिजनेस को अच्छी तरह से मैनेज करेगा, तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा, तो गुडविल ज़्यादा। सेकंड, फेवरेबल लोकेशन।
अगर इन द मिडल ऑफ द मार्केट आपकी शॉप है तो आपको वॉक इन कस्टमर ज़्यादा मिलेंगे, आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा, तो वहाँ पे गुडविल ज़्यादा होगी। थर्ड, फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट। लाइकवाइज आपका बिजनेस ऐसा है कि या फिर आपके पास ऐसी कोई स्किल है जिसकी वजह से आपको कोई पर्टिकुलर फील्ड, फॉर एग्जांपल सारे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट किसी पर्टिकुलर एक कंपनी को मिल जाते हैं ड्यू टू उस कंपनी का रिलेशन विथ द गवर्नमेंट, तो उसकी गुडविल क्या होगी? ज़्यादा। ज़्यादा होगी। बराबर। उसके बाद बिकॉज कंपटीशन को ही वो हटा देगा। उसके बाद ईयर्स ऑफ एस्टेब्लिशमेंट मीन्स कितना पुराना है। उसके बाद पेटेंट, लाइकवाइज कोका कोला, आप इंडिया में कोका कोला पियोगे या तांजानिया में पियोगे, टेस्ट में कोई फ़र्क आएगा कि नहीं आएगा? ड्यू टू नहीं, चेंजेस इन द वाटर, माइनर चेंज आपको टेस्ट में फ़र्क लग सकता है। अदरवाइज जो कोका कोला मेकिंग की मेथड है वो तो सेम ही रहेगी ना। हाँ। वो सीक्रेट फार्मूला की वजह से आप किसी और कोल्ड ड्रिंक में कोका कोला जैसा आपको टेस्ट नहीं आता, तो वो उसके पास क्या है? एक पेटेंट है। उसके बाद एक्सेस टू सप्लाईज। इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो टायर इंडस्ट्रीज़ है वो पहले कहाँ पे थी? कौन सी? टायर इंडस्ट्रीज़ इंडिया में इंडिया। सबसे, हाँ, सबसे ज़्यादा टायर इंडस्ट्रीज़ कहाँ पे थी जब इनफ ट्रांसपोर्टेशन और बाकी सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी? तो दे आर इन द साउदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया। बिकॉज साउदर्न पार्ट में क्या इजीली अवेलेबल है? वहाँ पे रबर की खेती ज़्यादा होती है, तो रबर आपको इजीली अवेलेबल मिल जाता है, नेचुरल रबर, जो टायर बनाने का बेसिक इंग्रेडिएंट्स है। तो अगर आपके पास सप्लाईज का बेनिफिट है, आप रॉ मटेरियल एट लेस कॉस्ट इजीली ले सकते हो, तो क्या होगा? आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, जिससे गुडविल बढ़ जाएगी। सेवन्थ इज द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। अगर आप गुड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो जो आप प्रीमियम प्राइस चार्ज कर पाओगे, जिससे आपकी गुडविल ज़्यादा होगी। सिमिलरली मार्केट सिचुएशन, अगर मार्केट के अंदर हम जो प्रोडक्ट जिस बिजनेस के साथ डील करते हैं, बराबर, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, जितनी भी एफएमसीजी कंपनी है, लाइकवाइज एचयूएल, नेस्ले, तो उसके प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में ज़्यादा है, तो उसके शेयर का प्राइस भी ज़्यादा है, बिकॉज उसकी गुडविल ज़्यादा है। उसके बाद रिस्क ऑफ द बिजनेस। चलो दो बिजनेस ले लेते हैं। एक इंडिया के अंदर मिल्क का बिजनेस किसके पास है सबसे ज़्यादा? अमूल के पास। अमूल। और दूसरा बिजनेस रिलायंस रिटेल। अब आप मुझे बताओ दोनों में से किसकी गुडविल ज़्यादा होगी? अमूल। अमूल की, बिकॉज उसका कोई कंपटीशन ही नहीं है, मोनोपोली बिजनेस है। रिलायंस रिटेल का तो डीमार्ट और बाकी सारे छोटे छोटे प्रोविज़न स्टोर भी compete कर रहे हैं, तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी है। तो रिस्क जिसमें ज़्यादा है उसकी गुडविल कम है, जहाँ पे रिस्क कम है उसकी गुडविल ज़्यादा। सिमिलरली नेचर ऑफ बिजनेस भी वही आएगा। पॉइंट नंबर 11, पास्ट परफॉर्मेंस। अगर बिजनेस का पास्ट परफॉर्मेंस जोरदार है, ईयर ऑन ईयर कंपनी ग्रो कर रही है, प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो फिर उसकी गुडविल ज़्यादा होगी। अगर ईयर ऑन ईयर कंपनी का प्रॉफिट डीग्रोथ हो रहा है तो इट मे बी पॉसिबल कोई उसकी गुडविल के लिए पैसा भी नहीं देगा, क्योंकि सबको पता है कि अगर ये तो बिजनेस बंद होने वाला है। लाइकवाइज इंडिया में टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ में जियो आने के बाद वोडाफोन और आइडिया का क्या हुआ? डीग्रोथ हुआ। धीरे धीरे उनका नंबर ऑफ सब्सक्राइबर भी कम हो रहे हैं, उसकी अर्निंग भी रिड्यूस हो रही है और एक्सपेंस उतना ही है। सो दे आर कांस्टेंट लॉस मेकिंग कंपनी, तो उसको गुडविल के पैसे कोई नहीं देगा। और बाकी सारे फैक्टर्स लाइकवाइज आफ्टर सेल सर्विस, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, गुड लेबर रिलेशन, ये जो भी कोई चीज़ है जो गुडविल को मीन्स बिजनेस के प्रॉफिट को बढ़ाने में इफ़ेक्ट करता है, वो सारी चीज़ें गुडविल को इफ़ेक्ट करेगी। तो ये बेसिक गुडविल का पता चला, जहाँ पे हमने कैरेक्टरिस्टिक्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल देखे।
पांचवा कैरेक्टरिस्टिक्स बाकी रह गया था, दैट इज वैल्यू ऑफ गुडविल इज सब्जेक्टिव। कैसे सब्जेक्टिव? मैं आपका बिजनेस बाय कर रहा हूं, तो मैं आपके बिजनेस में गुडविल के पैसे कितने दे दूंगा, वो तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नेगोशिएशन से ही डिसाइड होगी। तो गुडविल की एग्जैक्ट वैल्यू कोई नहीं निकाल सकता। एंड इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पार्टनरशिप, इट इज द वैल्यू ऑफ द शेयर ऑफ प्रॉफिट सेक्रीफाइस बाय द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। वो आप बाद में भी पढ़ोगे। तो गुडविल क्या है वो पता चला आपको। अब गुडविल गिनना कैसे है, बराबर। तो सबसे पहले मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल। ये मैं लिखना शुरू करूँ मतलब हाँ ऐसे ही? हाँ, ये लिखना है आपको, मैं अभी बोलने वाला ही था। मेथड्स हाँ। ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल। सो मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल। सबसे पहली मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब एवरेज प्रॉफिट के अंदर गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय ईयर्स ऑफ परचेज। अब ये ईयर्स ऑफ परचेज क्या है? सबसे पहले तो वो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया होगा, वो आपको ढूंढना नहीं है। मैंने एग्जांपल दिया था कि एक नया बिजनेस था और एक पुराना बिजनेस था, तो आपने कौन सा सिलेक्ट किया था? पुराने वाला बिजनेस खरीदना। क्यों? क्योंकि उसके अंदर रेडीमेड प्रॉफिट था। बट सपोज आपको सस्ता मिल रहा है इसलिए आपने नया बिजनेस खरीदा, तो पुराने बिजनेस का जितना प्रॉफिट अर्न हो रहा है उस लेवल तक पहुंचने के लिए आपको कितने ईयर स्पेंड करने पड़ेंगे, दैट इज कॉल्ड ईयर्स ऑफ परचेज। अगर आप एफर्ट्स लगाओ के 3 साल में भी वहां तक पहुंच सकते हो, तो ईयर्स ऑफ परचेज कितना रहेगा? 3। तो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू ईयर्स ऑफ परचेज। सर अब सर सर यस, आ, 1 मिनट में क्या बोलते हैं, मैं क्या पानी पी के आ सकता हूँ? वो मैं ये कर, ठीक है जाओ। बस 1 मिनट वेट करना, मैं आता हूँ ठीक सर। है। अब मैं, अरे वापस एक बार एक्सप्लेन कर दो कि ये ईयर्स ऑफ परचेस एक बार हाँ, वापस। यस यस यस, जाओ पी। ओके सर। हाँ। चलो, हमारे पास दो बिजनेस थे बाय करने के लिए, एक पुराना और एक नया। अगर पुराना बिजनेस खरीदा तो उसके रेडीमेड कस्टमर और रेडीमेड प्रॉफिट मुझे मिल गया। बट अगर नया बिजनेस मैंने शुरू किया तो मुझे तो पहले से शुरू करना पड़ेगा। तो जितने प्रॉफिट पुराना बिजनेस अर्न कर रहा है उस लेवल तक पहुंचने के लिए मुझे कितना टाइम लगेगा, दैट इज ईयर्स ऑफ परचेज। अब ये कैलकुलेट करना डिफिकल्ट है, इसलिए वो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया होगा, वो आपको गिनना नहीं है। अब एवरेज प्रॉफिट गिनने के लिए दो मेथड है। एक सिंपल एवरेज मेथड और दूसरा वेटेड एवरेज मेथड। अब सिंपल एवरेज मेथड में एवरेज प्रॉफिट कैसे मिलेगा? टोटल प्रॉफिट
डिवाइड बाय टोटल ईयर्स। मेरे साथ साथ ही लिख रहे हो ना आप? हाँ हाँ। और दूसरा आया वेटेड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट। उसकी फॉर्मूला है टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल वेट। ये टोटल वेट क्या होता है? हाँ, वो मैं बताता हूँ आपको। अभी ये सिर्फ फॉर्मूला लिख के रखो। ओके। टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल वेट। अब आपके बुक का पेज नंबर 2.35 ओपन करो। 2.35। यस, एक्सरसाइज है वहाँ पे। ओके। जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेज। तो ईयर्स ऑफ परचेज कितना है? सर वेट सर, ये 2.35 नहीं मिला सर, ये उसमें नहीं है। आपकी एक्सरसाइज ओपन करो तो। ओके सर, हाँ हाँ, मेरे इसमें 2.16 था। ओके ओके, ठीक है। यही है ना? विल इज टू बी वैल्यूड एट 3 years फॉर परचेज फॉर 4 years। यस यस यस। तो गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेज। तो ईयर्स ऑफ परचेज कितने हैं? 3। और 4 years एवरेज प्रॉफिट, कितने साल का एवरेज प्रॉफिट ढूंढना है? 4 साल का। नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, एक वर्ड याद रखो, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। अब ये नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट कैसे ढूंढेंगे वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले याद रखना ये नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट होना चाहिए। ऑफ द फर्म फॉर लास्ट 4 years एंडिंग ऑन 31st March वेयर 12,000, 18,000, 16,000 एंड 14,000 है। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे मिलेगा? चारों साल टोटल का टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाई डिवाइड बाय टोटल ईयर। ईयर्स। तो चारों साल के प्रॉफिट का टोटल करो। 60,000 3,000। डिवाइड बाय कितने साल थे? 4। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आया? 15,000। 3,000। क्लियर? हाँ। अब एवरेज प्रॉफिट के बाद गुडविल कैसे आएगा? एवरेज प्रॉफिट ईयर्स मल्टीप्लाई ऑफ बाय परचेज। ईयर्स ऑफ परचेज। तो ये 45,000। यस, तो 15,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 45,000 इज योर गुडविल। क्लियर? हाँ। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 और 3 कंप्लीट करो। बराबर? मैं आपको ओके। लिंक भेजता हूँ, बराबर, 10 मिनट में। ठीक है? ओके।